नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। लिव इन रिलेशनशिप, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता रहता है, तो इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, ये सब कुछ हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि होता क्या है। दरअसल यह बहुत व्यापक स्तर में, यानी कि भारत में तो इसकी शुरुआत होती नहीं है, विकसित देशों से इसकी शुरुआत होती है। दो वयस्क जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, 18 वर्ष से जिनकी उम्र अधिक होती है उनको वयस्क माना जाता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी। तो दो वयस्क जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, अगर वो दोनों साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो इसको लिव इन रिलेशनशिप माना जाता है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो अंततः विवाह ही करें। लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है कि वो रिलेशन में हैं, साथ में हैं, वयस्क हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक लड़का है और एक लड़की है, लड़की की उम्र 18 वर्ष हो गई है और लड़के की भी उम्र 18 वर्ष हो गई है, तो इसका मतलब ये दोनों वयस्क हैं और अगर ये चाहें तो आपस में मिलके एक साथ रह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपत्ति करता भी है तो कानून इनको संरक्षण देता है। लेकिन ये दोनों विवाह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारतीय मान्यता के अनुसार लड़की की उम्र 18 वर्ष है, वो तो सही है, लेकिन लड़के की उम्र 18 वर्ष नहीं है। लड़के की उम्र अगर 21 वर्ष हो जाएगी या फिर इससे ज़्यादा, यानी लड़की 18, लड़का 21 वर्ष का हो गया और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो ये चाहें तो विवाह कर सकते हैं कानूनी रूप से। ठीक, तो इसका मतलब कि दो वयस्क, वो दो पुरुष भी हो सकते हैं, वो दो महिलाएं भी हो सकती हैं, वो एक पुरुष और एक महिला भी हो सकता है। अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र है तो बड़े झिझक के वो आपस में रह सकते हैं, किसी भी रूप में रह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। गार्जियंस उनके मना नहीं कर सकते क्योंकि उनको कानून संरक्षण देता है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी हाल में ही निर्णय सुनाया है, कल के ही दिन, कि आईपीसी की धारा 498A के तहत अगर ऐसे में महिला के ऊपर पति गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो महिला इसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकती है। जैसे घरेलू कलह में होता है कि महिलाओं को सताया नहीं जा सकता, इसके लिए वो कंप्लेन कर सकती हैं, मुकदमा दायर करा सकती हैं। उसी तरह से यहाँ भी महिलाओं को संरक्षण मिल रहा है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि दो वयस्क जब आपस में एक साथ रहें बिना विवाह किए ही, तो इस स्थिति को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। अगर वह विवाह कर लेते हैं तो फिर वो लिव इन रिलेशनशिप नहीं होता, वह तो फिर विवाह ही हो गया। चलिए अब इस बात करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत कब होती है। इसकी शुरुआत होती है 1970 के दशक में यूरोप से। आप जानते हैं यूरोप विकसित महाद्वीप है, कई देश हैं, 45-46 देश हैं। उसी में इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, फ्रांस, इटली, ये सारे देश हैं। यूरोप में इंग्लैंड बहुत विकसित देश है। इसी तरह से आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाएंगे तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बहुत विकसित है। तो अमेरिका और यूरोपियन देशों में इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पर विकसित समाज रहा, पढ़ा लिखा, महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर लगभग हो गई, लिंगानुपात भी बहुत अच्छा रहा। तो महिलाएं क्यों सहें पति का, इसलिए वो भी आगे आई। महिलाएं भी पति के साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रही थी। महिलाओं ने भी अपनी आज़ादी को समझा, अपने अधिकार को समझा, इसलिए और नौकरी करने के लिए घर से बाहर रहना पड़ा और उम्र भी अधिक हो रही थी। तो ऐसे में ये कॉन्सेप्ट वहाँ चलने लगा कि लड़का और लड़की बिना विवाह किए ही साथ में रहने लगे और इसको समय समय पर कानून ने भी मान्यता दे दी। तो शुरुआत वहाँ से होती है। वहाँ भी बड़े बड़े महानगरों में, छोटे महानगरों में नहीं, गांव में नहीं, बड़े महानगरों से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1990 के दशक में भारत में भी इसकी शुरुआत देखने को मिलने लगी। महानगरों में, जो बड़े महानगर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, ये सारे जो बड़े बड़े नगर हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, सर्विस करने वाले लोग और विदेश से संबंध रखने वाले लोग, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना,
आ गया 1991 के बाद से। तो विदेश के लोगों को देख करके पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित होकर के यहाँ भी ये चलन शुरू हुआ। तो 1990 के दशक से भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई कि बिना विवाह किए ही दो वयस्क आपस में साथ में रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य कॉन्सेप्ट की कि लिव इन रिलेशनशिप के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और कानूनी मान्यता क्या है वर्तमान में, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में। हम सबसे पहले हम बात करें फ़ायदे की, तो देखिए फ़ायदा का, हर एक चीज़ का फ़ायदा होता है, हर एक चीज़ का नुकसान भी होता है, लेकिन उसको व्यापक नज़र से देखना चाहिए। अगर व्यक्ति एक तरफा है, जैसे परंपरागत लोग, जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो भारतीय परंपरा के हिसाब से घुले मिले हैं, उनमें उदारता नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो उदार प्रवृत्ति के हैं, जो मॉडरेट हैं, यानी पुरानी भी चीज़ों को मानते हैं, साथ में जो अच्छी चीज़ें और हैं समय के साथ चाहते हैं कि बदलाव हो, इस विचारधारा के हैं, वो इसके फ़ायदे भी देखते हैं। तो जो मॉडरेट लोग हैं, उदारवादी लोग हैं, वो इसके फ़ायदे बताते हैं। क्या बताते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे देखिए, जो फ़ायदा मैं बता रहा हूँ वो फ़ायदे को आप व्यापक ढंग से समझिएगा, गहराई के साथ सोचिएगा क्या है। जैसे हमारे यहाँ नियम क्या है भारत में, खासकर पुराने समय में, आज से 20 से 25 साल पहले तो जब विवाह होता था तो लड़का लड़की आपस में मिलते ही नहीं थे, देखते ही नहीं थे, चेहरा भी नहीं देखे होते थे। घर के माँ बाप जाते थे, रिश्ता तय कर देते थे, और न पति पत्नी को जानता है, न पत्नी पति को। विवाह होने के बाद ही एक दूसरे से मिलते थे वो पहली बार। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में सब कुछ भगवान भरोसे, किस्मत भरोसे है। कैसे किस्मत भरोसे? हालांकि गार्जियंस जानबूझ के गलती नहीं करेंगे, वो तो अच्छा ही वर तलाशेंगे, लेकिन जिनको साथ में रहना है उन्हें भी तो एक दूसरे को जानना है। तो ऐसे में होता क्या था, पहले अगर दोनों एक ही विचारधारा के मिल गए, अच्छे है ना, तब तो ठीक है, चला। लेकिन अगर विचारधारा अलग हो गई, एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहे हैं, तो या तो बच्चे पैदा हो गए तो वो अब एक दूसरे को ज़िंदगी भर झेलें, या लड़ाई झगड़ा करें, या फिर तलाक। अच्छा, हमारे यहाँ तलाक की भी नौबत नहीं आती थी, मतलब तलाक था ही नहीं हमारे यहाँ, तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ऐसे में क्या होता था कि पति हमेशा पत्नी को प्रताड़ित करता था, यहाँ तक कि जान से भी मार देता था, जला देता था। ये बहुत सारी बातें होती थी, ये झूठ नहीं है, ये सच है। पति को परमेश्वर कहा जाता था, तो पति जी पत्नी के लिए कुछ भी करें, पत्नी सहती थी। कभी कभी पत्नी भी गड़बड़ निकल जाती थी तो वो पति पर भी अत्याचार करती रही होगी। तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो इसका फ़ायदा ये है वर्तमान में कि अगर बिना विवाह के ही दो लोग अगर आपस में मिल जाएं, एक दूसरे को 2 साल 3 साल अगर रहें, तो वो अच्छे से समझ पाएंगे कि ये हमारे लिए जीवन भर रहने के लिए परफेक्ट है कि नहीं। शादी होने के बाद अगर हम चुनाव करेंगे कि ये भविष्य हमारा ठीक है इनके साथ कि नहीं, उससे तो अच्छा है कि हम शादी के पहले ही निश्चित कर लें कि हम इनके साथ रह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि विवाह हुआ नहीं है, साथ में हैं, नहीं रचा पटा, छोड़ दिए, चले गए। तो इस तरह से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को जानने का सबसे बड़ा फ़ायदा है। और अगर 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 1 वर्ष तक एक दूसरे के साथ रह लिए और फिर विवाह हो गया, उसके बाद तलाक की नौबत आई, तो इन पर संसार थूकेगा, कहेगा अब ऐसे में भी तलाक दे रहे हो तो उनको भगवान ही बचाए। तो पहला चीज़ कि पति और पत्नी होने से पहले अगर एक दूसरे को 100% जान लिया जाए तो ये सबसे परफेक्ट बात है, मेरा ये मानना है। दूसरा फ़ायदा क्या इसका हो सकता है? एक तो यही, इसमें सभी मतलब एक ही फ़ायदे के बहुत उपफ़ायदे हो सकते हैं, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। अब दूसरी बात आ जाइए, जैसे आप दुनिया में देखिए इस समय 3 तरह के देश हैं। मैं 3 कैटेगरी अगर बना दूं, 1 2 3। एक देश है जो सबसे गरीब देश हैं। सबसे गरीब देशों में कौन आते हैं? जैसे आप अफ्रीका महाद्वीप में आप चले जाइए तो वहाँ पे नाइजीरिया है, बुरुंडी है, अफ्रीका महाद्वीप के भी कुछ जो कालाहारी मरुस्थल है उसमें बहुत सारे जो देश बसे हुए हैं। आप वहाँ की स्थितियाँ को देखिए, बहुत गरीबी है। तो एक तो वो हो गए, एशिया महाद्वीप में भी बहुत गरीब देश हैं। और एक मध्यम है, जैसे मध्यम में हम लोग आते हैं, भारत के लोग मध्यम में, न बहुत गरीब हैं न अमीर हैं। और एक क्या है, विकसित देश है, विकसित देश। तो मध्यम को ही विकासशील कह सकते हैं, विकासशील देश। विकासशील देश भारत है, चीन है, ये सारे विकासशील देश हैं। विकसित देश में कौन आएगा? जापान आएगा, अमेरिका आएगा, इंग्लैंड आएगा।
अब मैं यहाँ पर आपको स्थितियाँ बता दूँ तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, तब आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे अच्छे से। गरीब देशों में क्या होता है, विवाह बहुत पहले हो जाता है, बहुत पहले। ऐसे में क्या होता है कि वहाँ की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है और वहाँ लड़ाई झगड़े, मारपीट, रेप, तलाक ज़्यादा होते हैं। कारण उसका क्या है, कम उम्र में यदि शादी हो जाएगी, लड़का और लड़की मैच्योर नहीं हैं, शादी के बाद सीखेंगे, दुनिया को जानेंगे, तो समस्या होगी। अगर वो पहले ही मैच्योर हो जाएं, उसके बाद विवाह करें, तो अपने बच्चों को भी अच्छे से वो संभाल सकते हैं। अब यहाँ पे जल्दी विवाह क्यों हो जाता है, एक तो गरीबी है, अशिक्षा है ना, खुलापन नहीं है, क्योंकि अशिक्षा है तो वो मॉडर्न चीज़ों को अपना नहीं पाएंगे, पुरानी ही चीज़ों के साथ चलेंगे। जैसे आप जनजातियों में जाइए, जंगलों में, तो आप देखिएगा कि वो एकदम प्रकृति के अनुरूप रहते हैं। जैसा पहले सिस्टम होता था, बच्चे पैदा होते थे, है ना, कोई हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं, जो बीमारियां होती थी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, आज भी एकदम पुरानी तरीके से जी रहे हैं। वो लोग बड़े धार्मिक भी होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो गरीब देशों के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, पुरानी चीज़ों को वो ज़्यादा मानते हैं, नई चीज़ों को मानने में उनको हिचक होती है, इसीलिए वो विकसित नहीं हो पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, इसीलिए वो पुरानी चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ पर तो ये स्थिति है नहीं, समस्या है। अब थोड़ा सा विकसित हो गए, यानी यहाँ से जब यहाँ आ गए तो अब इनके टच में आ गए, इनको देख रहे हैं, नकल कर रहे हैं। जैसे भारत में, तो भारत के दो वर्ग हो गए, एक गरीब जो इधर झुका हुआ है, एक विकसित जो इधर है, यानी एक मॉडर्न है, एक पुराना है। हालांकि पुराना मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो पुरानी ख्याल के लोग हैं वो गरीब हैं, यहाँ मैं पुराने ख्याल का मतलब गरीबी और विकसित देशों से बात कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है, ये संक्रमण की स्थिति में है। जो लोग पढ़ लिख लेंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, महानगरों में चले जाएंगे, वो जल्दी विवाह नहीं करेंगे, देर में विवाह करेंगे, सेटल हो जाएंगे तब विवाह करेंगे। विवाह करने के बाद बच्चे कम से कम पैदा करेंगे, क्योंकि उनको बच्चे की अच्छे से परवरिश करनी है, वो समझ चुके हैं। अब आप यहाँ चले जाएंगे, जैसे मैं यहाँ अगर मान लूँ कि 15-16 साल की उम्र में विवाह हो जाता है, यहाँ मैं मान लूँ कि औसतन 20 साल की उम्र में विवाह होता है विकसित देशों में। यहाँ आप मान लीजिए कि औसतन 35 साल है, 30-35 साल के पहले तो कोई विवाह करता ही नहीं है। आप जापान में अगर चले जाइए तो जापान में तो 40-45 साल के लोग हो जाते हैं, विवाह ही नहीं करते। वहाँ तो जनसंख्या ही नहीं बढ़ रही है। वहाँ की सरकार चिंतित है कि हमारे यहाँ के लोग विवाह करें और बच्चे पैदा करें, और जो बच्चे पैदा करता है उनको पुरस्कार मिलता है। वहाँ के लोग विवाह ही नहीं करें, जो कि बहुत विकसित देश है। इटली बहुत विकसित देश है, बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे हैं, विवाह ही नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ की स्थिति है, जो लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि अब हम पढ़ लिख रहे हैं, मॉडरेट हो रहे हैं, जल्दी विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी शारीरिक ज़रूरतें तो है ही। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, नकल करते हैं कि हम केवल शारीरिक इच्छाओं के लिए हम विवाह कर लें। ये तो बहुत अच्छी बात है नहीं। विवाह में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, पूरा समाज होता है, सब कुछ जुड़ा होता है उसमें, एक ही चीज़ तो है नहीं। तो ऐसे में अगर हम एक दूसरे के साथ रहें, हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और हमें लगेगा कि हाँ हम लोग साथ में आने वाले समय में रह सकते हैं, तो विवाह कर लेंगे, इसमें बुराई क्या है। और अगर नहीं लगेगा कि नहीं रह पाएंगे, तो यहीं से अलग हो जाएंगे, अपनी अपनी दुनिया बसाएंगे अलग से। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए तो इसके फ़ायदे हैं, बुराई कोई नहीं है। जैसे आज हम विवाह करने जाते हैं तो कुंडली मिलाते हैं, कितने मिल रहे हैं, है ना, कितने गुण उसके हैं, कितने गुण उसके हैं। ये पुरानी मान्यताएं हैं, ठीक है, जो जिनका भरोसा है मानते हैं, ठीक है, माने, अच्छी बात है। मुझे तो लगता है कि कुंडली मिलाने से अच्छा उनका मेडिकल चेकअप कराना चाहिए कि लड़की का कौन सा ब्लड ग्रुप है, लड़के का कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सी बीमारी उसको है, इसको कौन सी बीमारी है। क्योंकि संतान में बहुत सी बीमारियां वाहक होती हैं, जैसे हीमोफीलिया है ना, तो बहुत सी डायबिटीज़, बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो जीन के कारण होती हैं, यानी पति पत्नी के कारण होती हैं। अगर HIV महिला पीड़ित है या पति HIV पीड़ित है, तो बच्चा भी तो HIV पीड़ित हो जाएगा, कोई जांच तो हुई नहीं है उसकी। अगर एक पुरुष गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, शादी कर रहा है, अच्छा इसकी कौन जांच कराएगा, कौन मेडिकल रिपोर्ट मांगता है? कुंडली बनवा लेंगे, जो कि जो ज़रूरी है वो नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि कुंडली बनवाइए, ठीक है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट भी लीजिए, पति पत्नी दोनों का, ये ज़्यादा ज़रूरी है भविष्य के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि इसके फ़ायदे हैं जो मॉडर्न लोग कहते हैं। इसके नुकसान क्या है? पहला नुकसान तो ये है कि बिना कोई मान्यता के जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसमें रिस्क है, लंबा रिस्क है। हमेशा एक महिला डरी रहती है कि मुझे कभी भी छोड़ दिया जाएगा,
एक पति भी डरा रहता है कि कभी भी हमारा ब्रेकअप हो सकता है, तो उनमें बहुत अच्छा संबंध बन नहीं पाता, बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं जमता। जब विवाह होता है तो उसमें क्या होता है, सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। अगर कानूनी रूप से विवाह हुआ है तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, सामाजिक रूप से भी हुआ है सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी समाज सर्टिफिकेट है। एक मान्यता बन गई कि हाँ इन दोनों का विवाह हुआ है, समाज में बात फैल गई। वो लोग अब क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखेंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखेंगे और जीवन भर साथ में रहने की कोशिश करेंगे। बच्चा पैदा हुआ, उसके प्रति जिम्मेदारी होगी, छोटी मोटी गलती भी होती है तो उसको इग्नोर कर देंगे, इसलिए कि अब इन्हीं के साथ रहना है तो फिर हमें बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इनसिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ तो वो समझने के लिए ही साथ में है कि अगर तनिक भी गलती हुई तो मुझे बर्दाश्त नहीं करना है, तुरंत उसको गलती को बताना है, वो अपनी गलती सुधारे, नहीं सुधारेगा तो उसके साथ हम क्यों रहेंगे। तो यहाँ अनसिक्योरिटी है। ऐसे में अगर बच्चा पैदा हो गया तो भले उसको कानून मान्यता दे देता है, लेकिन अभी तो समाज मान्यता नहीं दे रहा है। और इन लोगों को भी यदि ब्रेकअप हो गया तब उसकी बड़ी विकराल स्थिति हो जाएगी, क्योंकि पति पत्नी का विवाह हुआ है, उसके बाद बच्चा हुआ, तलाक होता है, तब तो उस बच्चे की दुर्गति होती ही है। लेकिन अगर पहले ही हो गया तो कितनी दुर्गति होगी। इसका नुकसान ये है। दूसरा कि अगर बिना विवाह किए एक दो लोग साथ में रह रहे हैं तो एक समय के बाद एक दूसरे के प्रति उदासीनता आ ही जाएगी, हमेशा उदासीनता आ जाएगी। मतलब वो आकर्षण नहीं रहेगा जो शुरुआत में आकर्षण था, साल भर 2 साल के बाद। तो ऐसे में ही दूसरी ओर खिंचाव भी स्वाभाविक है, यानी लड़की का किसी दूसरे लड़के के प्रति और लड़के का किसी दूसरी लड़की के प्रति खिंचाव स्वाभाविक है। तो इसमें ब्रेकअप की संभावना बहुत ज़्यादा है, 99% है। मतलब बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोग शादी करें, 99% तो नहीं ही करते हैं, नहीं करेंगे। तो इसलिए ये भी मतलब बहुत गड़बड़ चीज़ है कि भाई बिना विवाह किए ही साथ में रह रहे हैं, उसके बाद 1 साल के बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब फिर वो जब लड़की कहीं जाएगी किसी से संबंध स्थापित करने के लिए, विवाह के लिए उसका वर ढूंढा जाएगा और लड़के के लिए, तो ये बात जब सुनी जाएगी तो उसका विश्वास तो ख़त्म हुआ ही है, क्योंकि ये दोनों साथ में रहे हैं और ब्रेकअप हो गया है। तो आगे कैसे भरोसा जमेगा कि साथ में रहेंगे जिनके साथ आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ये नुकसान है इसका। अब हम अगर कानूनी प्रक्रिया की इसकी बात करें तो देखिए, स्पष्ट रूप से तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है, ना ही हमारे कानून में कहीं लिखा है, लेकिन हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 21 अनुच्छेद 21 जो जीवन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यानी इसी में स्वतंत्रता छिपी हुई है कि अगर वयस्क व्यक्ति है तो अपने अनुसार जीवन जी सकता है, उस पर किसी की पाबंदी नहीं है, न माँ बाप की न समाज की, क्योंकि अब वह बालिग हो गया है, अब वह ज़िंदगी अपने से जी सकता है। तो इसी में से एक निकल के ये जो आ सकता है लिव इन रिलेशनशिप। अगर 2 वयस्क हैं उनमें समाज कोई भी बात थोप नहीं सकता और ये दोनों स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग एक साथ रह सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है, समाज के लिए नुकसान क्या है। वो किसी का मर्डर तो करने नहीं जा रहे हैं, कोई आतंकवादी गतिविधियों में तो संलिप्त नहीं है कि 2 लोग मिल करके ऐसी योजनाएं बनाएंगे। वो 2 लोग एक साथ में रह रहे हैं, प्रेम भाव से रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है, इसमें गड़बड़ क्या है। ये बात यहाँ से निकल के आती है। इस तरह से इनडायरेक्ट रूप में हमारा संविधान भी इसका समर्थन करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है। फिर इसी में अनुच्छेद 16 में है अवसरों की समानता है, ये भी तो एक अवसर है इनके लिए। तो इस तरह से अगर हम आर्टिकल में ढूंढेंगे तो ये मिल जाता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अभी हाल में ही कल की ही बात है, जैसे आज मंगलवार है 3 अगस्त, कल 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। उसमें कहा कि आईपीसी जो हमारे यहाँ इंडियन पिनल कोड था, आईपीसी की धारा 498A ये क्या कहता है, घरेलू संरक्षण, यानी महिला को घरेलू संरक्षण मिलता है, पति प्रताड़ित नहीं कर सकता, इसके लिए महिला मुकदमा लिखा सकती है, थाने जा सकती है। तो ये धारा लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों पर भी लागू होती है। यानी 2 बालिग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो महिला को लगता है कि हमारा पार्टनर हमें प्रताड़ित कर रहा है, तो वो इस धारा के तहत जाकर उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती है। कानून मान्यता इसको देता है। तो इस तरह से कानूनी मान्यता बहुत व्यापक रूप से तो नहीं है, लेकिन हाँ इसकी मनाही भी नहीं की गई है। अब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से गलत है। अब इसमें 2 तरह के लोग वर्तमान में हैं, एक पारंपरिक हैं
पारंपरिक लोग हैं, ट्रेडिशनल, और एक हैं उदारवाद लोग या उदारवादी लोग। पारंपरिक लोगों के लिए तो ये एकदम गलत है। एकदम गलत इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जो विवाह है वो क्या होता है, उसको ये माना जाता है कि जैसे बहन भाई का रिश्ता ऊपर से बन के आता है, भाई भाई का, माँ बाप का, वैसे ही पति पत्नी का भी रिश्ता ईश्वरीय है, वो ऊपर से ही बन करके आया है। एक समय के बाद एक लड़का एक लड़की आपस में मिल ही जाएंगे, विवाह होगा और जीवन भर साथ में रहेंगे, और यही नहीं 7 जन्मों तक साथ में रहेंगे। ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है। हमारे यहाँ तलाक की भी व्यवस्था नहीं है, यानी अगर 2 लोगों का विवाह हो गया तो वो जीवन पर्यंत एक दूसरे का साथ देंगे। इसमें अगर एक बीमार होता है तो दूसरी उसकी सेवा करेगा, कोई छोड़ेगा नहीं, जीवन पर्यंत एक ही जोड़ा होगा, मतलब दोबारा शादी नहीं होगी। पुराने समय में आप चले जाएंगे तो अगर पति खत्म हो जाता है तो जीवन भर महिला कुंवारी ही रहती थी, मतलब दोबारा शादी ही नहीं करती थी, ऐसी थी। चिता में जलाने की भी प्रथा थी हमारे यहाँ, सती प्रथा था। वो सब मतलब कुरीतियाँ हैं। मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब सही था, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी। तो हमारे यहाँ जो विवाह है वो धार्मिक संस्कार है, ईश्वरीय माना जाता है। ये माना जाता है कि ये जोड़ा ऊपर से बना करके ही आया था। यहाँ तलाक की भी व्यवस्था नहीं है, भले हमको कानून तलाक की अनुमति दे देता है, लेकिन था ऐसा नहीं। तो इस मान्यता के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत गड़बड़ है। उनके लिए ये इसलिए गड़बड़ है कि विवाह ही नहीं हुआ है तो 2 बालिग यानी कि लड़का लड़की साथ में किसी भी तरह नहीं रह सकते, ये गलत है। अब उसका पक्ष विपक्ष कुछ भी हो, बस रह ही नहीं सकते क्योंकि विवाह नहीं हुआ है। उदारवादी लोगों का ये मानना है कि समय बदल रहा है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है परिवर्तन ही संसार का नियम है। विकसित देशों की हम और चीज़ों में नकल कर रहे हैं तो सामाजिक बदलाव में नकल क्यों ना करें। हम उसकी पूरी मेडिकल साइंस की नकल कर रहे हैं, इस्तेमाल पूरी टेक्नोलॉजी की नकल कर रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया, हम आप एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। इस समय हम अपने घर में बैठकर आपको बता रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं, तो ये किसकी देन है? विकसित देशों की ही तो देन है, उनकी टेक्नोलॉजी ही तो है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम भी ऐसा ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सारी चीज़ों की तो नकल कर रहे हैं, तो हम उनके सामाजिक बदलाव के नकल क्यों न करें? वो भी तो ठीक है, वो भी तो समय के अनुसार सही है, गलत क्या है? तो इस तरह से उदारवादी लोग ये कहते हैं कि विवाह के पहले अगर 2 लोग एक दूसरे को समझने के लिए साथ में हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए कि इसके नाम पर आज उसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, ये नहीं होना चाहिए, इससे बचना चाहिए। पवित्र सोच के साथ अगर 2 लोग साथ में हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। इस पूरे वीडियो पर मैंने जितनी भी बात बताई मुझे लगता है कि वो सब कंप्लीट हो गई है। फिर भी अगर कुछ आपके मन में डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और लिव इन रिलेशनशिप कितना प्रासंगिक है, इस पर आपका क्या मत है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।